स्कूल हेल्थ सर्विसेज मतलब कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं क्यों इम्पोर्टेंट है। इसकी हम इंट्रोडक्शन में आपको पहले बता दें कि वो बच्चे जो 5 साल से 17 साल तक के होते हैं उनको स्कूल एज चिल्ड्रन कहते हैं। अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का 30% ये बच्चे हैं, तो ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन स्कूल के बच्चे हैं, तो इनकी हेल्थ से हमारी पॉपुलेशन की हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। नंबर 2, जैसे जैसे स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ रही है, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, अगर स्कूल हेल्थ सर्विसेज सीधे स्कूल भी प्रोवाइड की जाएँ तो बच्चों का स्वास्थ्य बेटर करने का ये अच्छा तरीका है क्योंकि सारे बच्चे वहाँ एक जगह मिल जाते हैं और जैसे जैसे स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ रही है बच्चे भी ज़्यादा आपको स्कूल में मिलेंगे। दूसरा फ़ायदा कि बच्चों में आप जो भी आप हेल्थ इशू निकलेगा उसे ट्रीट तो करेंगे ही, बच्चों को उसके बारे में जानकारी मिलेगी और यही बच्चे बड़े होकर हमारी फ्यूचर जनरेशन बनने वाले हैं, तो हमारी जो फ्यूचर पॉपुलेशन होगी हमारी कंट्री की उनको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस होगी, तो हमारी ज़्यादा हेल्दी पॉपुलेशन होगी। तीसरा फ़ायदा, ये बच्चे घर जाके ये वाली हेल्थ इन्फॉर्मेशन कि हमें कैसे हेल्दी रहना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी हम अवॉइड कर सकते हैं, ये हम बच्चों को बताएंगे और बच्चे अपने घर के लोगों को बताएंगे, आसपास के पड़ोसियों को बताएंगे और बच्चों के पड़ोसी और घर के लोग समझेंगे स्कूल से सीख के आ रहे हैं, तो वो इस बात को सीरियसली भी लेंगे और समझेंगे भी। इसीलिए स्कूल हेल्थ सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ ऊपर ले जा सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और वो भी आने वाली जनरेशन्स की। भारत में स्कूल हेल्थ सर्विसेज की थोड़ी सी हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। इंडिपेंडेंस के पहले हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान में सबसे पहला मेडिकल एग्जामिनेशन स्कूल के बच्चों का हुआ, वो हुआ 1909 में और बड़ौदा में हुआ। बस उसके बाद कितने साल बीत गए, 1946 में भोर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रेकमेंड की थी और साथ में ये भी कहा था कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज हिंदुस्तान में है ही नहीं, और वो कितनी इम्पोर्टेंट नहीं हमने पीछे डिस्कस किया, पर वो हिंदुस्तान में है ही नहीं। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई तभी भी 1953 इंडिपेंडेंस के भी इतने साल बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी, ये तो हेल्थ मिनिस्टर का है भी नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर का होगा जब एजुकेशन कमेटी है, तो उन्होंने भी यही कहा कि स्कूल के बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन की बहुत ज़रूरत है और स्कूल में खाना भी मिलना चाहिए बच्चों को। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ बहुत टाइम तक। फिर अल्टीमेटली 1960 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा बस बहुत हो गया, स्कूल हेल्थ सर्विसेज तो चलनी चाहिए भाई, पर स्कूल हेल्थ सर्विसेज में कहाँ कहाँ क्या ज़रूरत है और क्या क्या होना चाहिए ये जानने के लिए उन्होंने स्कूल हेल्थ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। चेयरमैन थी श्रीमती रेणुका रे। इस कमेटी का क्या क्या काम था, उनको पहले ये देखना था कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी हेल्थ है कितनी अच्छी या कितनी ख़राब, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस कितना ख़राब कितना अच्छा है। फिर दूसरा काम था कमेटी का बताना कि कैसे ये जो चीज़ें खराबी निकली हैं इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी वो आज तक बेसिस फॉर्म करती हैं किसी भी हेल्थ प्रोग्राम का, कोई भी चलाए उसकी बेसिस यही रिकमेंडेशन होती है। अभी तक भी 1996 में स्कूल हेल्थ स्कीम भी लॉन्च कर दी गई, तब भी रिसेंटली तक स्कूल हेल्थ सर्विसेज सिर्फ टोकन मतलब जो सिर्फ नाम के लिए हैं और कोई बच्चों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इतने 1996 तक भी स्कूल हेल्थ सर्विसेज सिर्फ नाम की रही थी। उसके बाद जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ 2005 में, तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को फिर से नई एनर्जी से लॉन्च किया गया जिससे कि स्कूल हेल्थ सर्विस एक इफ़ेक्टिव टूल बन जाए बच्चों की हेल्थ बेटर करने के लिए।
ये जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम 2005 में फिर से लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया है। इसमें क्या फ़र्क है जो पिछले स्कूल हेल्थ स्कीम वगैरह लॉन्च की गई थी? पहला, इसमें स्कूल हेल्थ सर्विस को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि आपको क्या करना है, या पैसे देगी कि चलो करो ये करो, डिक्टेट करेगी। अब अलग अलग स्टेट को अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने अपने तरीके से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोग्राम की। भाई जो तमिलनाडु हैं वो किसी और तरह से देना चाहते हैं, वो किसी और तरह का खाना खिलाना चाहते हैं, वो किसी और तरह की दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं, या वो कुछ नए NGOs को लाना चाहते हैं, कैसे भी करना चाहते हैं। और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ और तरीका अपनाना चाहते हो, राजस्थान में कुछ और चीज़ हो, और बंगाल में कुछ और चीज़ हो। तो अपनी अपनी तरह से स्टेट को पावर है कि वो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाए। हालांकि इसकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक केंद्र सरकार सजेस्ट करती है, गाइडलाइंस भी देती है स्टेट लेवल के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, ब्लॉक लेवल के लिए, यहाँ तक कि इंडिविजुअल स्कूल लेवल तक के लिए। पर वो गाइडलाइंस इसलिए हैं जिससे कि एक रेफरेंस की तरह काम करती हैं वो, ताकि स्कूल हेल्थ सर्विस जो भी स्टेट डेवलप कर रही है उसमें कुछ छूट ना जाए। लेकिन उसको कैसे करना है ये खाली एक गाइडलाइन है और बाइंडिंग नहीं है स्टेट के लिए। लेकिन जब स्टेट्स अपने अपने स्टेट में अप्लाई करती हैं स्कूल हेल्थ, तो उनका जो एक्सपीरियंस है और जो रिज़ल्ट है वो उनको सबमिट करना होता है केंद्रीय सरकार की मिनिस्ट्री को, ताकि वो उस पर एक रिपोर्ट बना सकें और ये जो सफलताएं मिली हैं या फेलियर्स हुए हैं ये दूसरी स्टेट से शेयर कर सकें। तो उनको करना अपने तरीके से है, लेकिन रिपोर्ट देनी है परफॉर्मेंस की सेंटर को। दूसरी चीज़ जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम नया वाला करता है वो है कि सारे सेक्टर्स जो इंसान की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली बच्चों की हेल्थ को, उन सब का कन्वर्जेंस है। मतलब वो सब मिलके चलेंगे। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बच्चों की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? एक तो एजुकेशन ही है, बच्चों को वैसी नॉलेज होगी, उसके एजुकेशन में इंक्लूडेड होगा हेल्थ नॉलेज। तो कैसे स्वस्थ रहना है, बीमारी ना हो, इसके लिए क्या क्या करना है। फिर साफ ड्रिंकिंग वाटर स्कूल में आएगा, बच्चों को मिलेगा, तो बच्चे वैसे स्वस्थ रहेंगे। ये तो कॉमन सेंस है। पर ड्रिंकिंग वाटर में हेल्थ मिनिस्ट्री तो देगी नहीं, तो वो दूसरी मिनिस्ट्री देगी। स्कूल में साफ़ सफाई रहे, सैनिटेशन रहे। फिर उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हेल्थ को अफेक्ट करती है वो होती है न्यूट्रिशन, खाना पीने हो। और ये सारी चीज़ें कन्वर्ज कहाँ पे हो? ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल के लेवल पे। ये सब लोग मिलके और बच्चे की हेल्थ को बढ़ाने में सहयोग दें। तो ये नया स्कूल प्रोग्राम की दो नई चीज़ें हैं। भाई क्योंकि हमने ये लेक्चर दिल्ली में बनाया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये दिल्ली में कौन प्रोवाइड करता है स्कूल सर्विसेज। दिल्ली भी एक सेमी स्टेट तो है ही। तो दिल्ली में चाचा नेहरू सेहत योजना है जो कि स्कूल के बच्चों के लिए है। 2011 में ये लॉन्च हुई थी और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और तो और प्राइवेट हॉस्पिटल, इन तीनों लोगों ने मिलके ये योजना लॉन्च की है। सो यहाँ पे इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन आपको दिख रहा है। और ये योजना क्या करती है कि फ्री हेल्थ सर्विसेज बच्चों को देती है। सारे स्कूल एज के बच्चे, जो हमने पीछे कहा था 5 से 17 साल के बच्चे जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं। और स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स जो कि बनाई जाएगी दिल्ली सरकार द्वारा इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, फैमिली वेलफेयर हेल्थ डिपार्टमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा ये स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स एस्टेब्लिश करेंगे जो इन बच्चों को फ्री हेल्थ सर्विसेज, चिकित्सा सुविधाएं देंगे। और ये चिकित्सा सुविधाएं कॉम्प्रिहेंसिव होंगी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। प्रोमोटिव मतलब अपनी हेल्थ जो ऑलरेडी ठीक है तो और अच्छी कैसे की जाए। प्रिवेंटिव मतलब कि किसी बीमारी से कैसे बचा जाए, जैसे कि डायरिया से कैसे बचा जाए हाथ धोने से, साफ पानी से, या किसी डिजीज़ की वैक्सीन से। और क्यूरेटिव मतलब कि इसके बावजूद भी जब बीमारी अगर हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट, तो इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। तो चाचा नेहरू सेहत योजना देती है बच्चों को फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव चिकित्सा सुविधाएं उन बच्चों को जो कि गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या एडेड स्कूल में पढ़ते हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपना तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्राइवेट डॉक्टर बुला सकते हैं, वो अपना तरीके से स्कूल हेल्थ सर्विसेज दे सकते हैं। इसी
योजना के अंतर्गत निदर्शन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, जिसमें बच्चों को जिनको रिफ्रैक्टिव एरर है, मायोपिया वगैरह, आँखों से देखने में आँखें कमज़ोर हैं, उनको मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा। पर उन बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या एडिड स्कूल में पढ़ते हैं, और ये चश्मे स्कूल में ही पहुंचा दिए जाएंगे, बच्चों को वहीं दिए। आपको जब ये क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए स्कूल हेल्थ सर्विसेज में, तो आपको लिखना पड़ेगा कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है क्यों, नीड फॉर स्कूल हेल्थ सर्विसेज। एक तो हम पहले बात कर चुके हैं कि स्कूल चिल्ड्रन 5 से 17 साल के बच्चे एक 30% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब हमारी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा है। तो उनकी हेल्थ की चिंता करना तो ऑब्वियसली हमारा कर्तव्य है। नंबर 2, जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी अपनी खुद की फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम अलग तरह की होती हैं, क्योंकि वो बढ़ रहे होते हैं, फिजिकली भी बढ़ रहे होते हैं, सोशली भी नई नई चीज़ें देख रहे होते हैं, इमोशनली भी डेवलप हो रहे होते हैं। तो इनकी हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी बड़ों से अलग तरह की होती हैं। नंबर 3, स्कूल के बच्चों को अलग अलग स्ट्रेस होते हैं, जो कि बड़े लोगों को नहीं होते। एग्ज़ाम का स्ट्रेस, बुलिंग का स्ट्रेस, नई बनती बिगड़ती रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। उनका जो शरीर में अलग अलग बदलाव आ रहे हैं उसका स्ट्रेस, बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस होते हैं जो कि बड़े लोगों में नहीं होते, तो उनको नहीं समझ में आता। चौथा, स्कूल में बच्चे अमीर गरीब अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, कोई किसी तरह से, कोई किसी, तो हर एक का उसके हिसाब से उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम फ़र्क होती है। उनका न्यूट्रिशन स्टेटस, पोषण जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, किसी में किसी चीज़ की कमी, किसी में किसी चीज़ की कमी। तो हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग पहचानना ज़रूरी होता है, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकें, उनको क्योर कर सकें, उनकी फिर वापस कोई बीमारी होने से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे सकें कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और हेल्थ को प्रमोट कर सकें। और उसके अलावा खाली हेल्थ प्रॉब्लम भी अगर देखी जाए तो कुछ स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो स्कूल के बच्चों को ज़्यादा परेशान करती है। तो हाँ, जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं उनका एम क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली अल्टीमेट एम होता है बच्चों की हेल्थ को प्रमोट करना और अच्छा करना, प्रोटेक्ट करना, मतलब कि बीमारियों से बचाना, और फिर इस स्थिति को मेंटेन करना, ताकि बच्चों में मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी कम हो और मृत्यु। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको पहले नीड लिखना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, मतलब हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो डेवलप करेंगे उसके द्वारा हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, खाली हमने इसको पॉइंट्स में ऑर्गेनाइज किया है। प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, मतलब बच्चे की जो हेल्थ अगर पहले से ही ठीक है तो और अच्छी हो जाए बच्चे की हेल्थ अच्छी होने का मतलब वो नहीं जो आमतौर पे लोग कहते हैं हाँ अच्छा हेल्दी मोटा बच्चा है, सही में हेल्थ अच्छी हो, प्रतिशोधक शक्ति अच्छी हो, बच्चे की हेल्थ अच्छी हो जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव, डिजीज़ का प्रिवेंशन, बीमारी को प्रिवेंट करा जाए। तीसरा, अगर बीमारी बच्चे में फिर भी होती है तो वो जल्द से जल्द डायग्नोस हो जाए, पकड़ में आ जाए, उसको जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए और फॉलोअप भी हो, मतलब ट्रीटमेंट बच्चे ने पूरा लिया कि नहीं लिया, बीमारी ठीक हुई कि नहीं हुई, ट्रीटमेंट चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, फॉलोअप। चौथा, अवेकनिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में हेल्दी कैसे रहा जाए इसकी जानकारी बढ़ाना और बच्चे अवेयर रहें कि हाँ हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। और पांचवा है कि स्कूल में भी जो एनवायरनमेंट है, जो बिल्डिंग है स्कूल की, स्कूल का फर्नीचर है, हवा है, पानी है, ये सब हेल्दी हो। बच्चा का, इसको कहते हैं प्रोविजन ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट एट स्कूल। फिर आप आंसर में लिखेंगे कि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होती क्या है बच्चों के। जब आप स्कूल हेल्थ सर्विसेज सेटअप करेंगे, मान लो कि स्कूल के अंदर ही कर रहे हैं या कई सारे को स्कूल के बगल में जो सब सेंटर है वहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको बच्चों की कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, तभी आप वो वाली दवाइयाँ और वो वाली चीज़ें अपने पास रखोगे। इंसान को होने वाली सारी बीमारियों की दवाई तो कोई बड़ी से बड़ी कंट्री भी नहीं रख सकती। तो स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स, किसी की भी जब आप हेल्थ प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स उस एज ग्रुप में क्या है। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन्हीं पे बेस होंगी।
अब जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग कंट्री के स्कूल के बच्चों की अलग अलग होती हैं, यहाँ तक कि कंट्री के अंदर भी अलग अलग जगह पे अलग होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है। साउथ इंडिया का अलग होगा, नॉर्थ इंडिया का अलग होगा, ईस्ट और वेस्ट का अलग होगा, फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस पे भी डिपेंड करती है। तो वो भी पूरे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कितनी फ़र्क है। लेकिन उसके बावजूद जो सर्वेज हुए हैं इंडिया में, उनमें ये पता लगा है कि मोटे मोटे तौर पे जो नीचे आने वाली 5 कैटेगरीज़ हैं उनमें बच्चों की हेल्थ प्रॉब्लम फॉल करती है। वो कैटेगरीज़ कौन सी हैं? पहला, मेल न्यूट्रिशन, मतलब किसी भी पोषण तत्व की कमी। दूसरा, इन्फेक्शियस डिजीज़ ज़्यादा होती है बच्चों को जो आपस में फैलती हैं। तीसरा, इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, पेट के कीड़े या दूसरे तरह के इन्फेक्शंस। चौथा, स्किन, त्वचा की बीमारियां, आँखों की और कानों की बीमारियां। और पांचवा, दांतों की कीड़ा लगना, दांतों में कीड़ा लगना। ये कॉमन डिजीजेस पाई गई हैं पूरे हिंदुस्तान। अब आता है एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस। कोई भी स्कूल हेल्थ सर्विस किन किन एरियाज़ को कवर करेगी। अगर आप स्कूल हेल्थ सर्विस शुरू करना चाहते हैं, कोई एनजीओ शुरू करना चाहती है या सरकार करना चाहती है, तो वो कौन कौन से एरियाज़ को कवर करना चाहिए। पहला नंबर, हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड स्कूल पर्सनल। हेल्थ अप्रेजल का मतलब हेल्थ चेकअप। किसका? स्कूल के बच्चों का ऑब्वियसली, पर सिर्फ उनका ही नहीं, स्कूल के स्टाफ का और स्कूल टीचर्स का भी। नंबर 2, विच फॉलोज नंबर 1, हेल्थ चेकअप में जो जो कमियां निकली हैं किसी भी बच्चे में या स्कूल के स्टाफ में या टीचर में, उनकी रेमेडी, उनका ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, कि वो ठीक हुई कि नहीं हुई, कि कोई ट्रीटमेंट चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। अब 1 और 2 अचीव हो गए तो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये तीसरा है कि और ना हो डिजीज़, उसको प्रिवेंट, जो भी डिजीज़ प्रिवेंट की जा सकती हैं जनरल क्लीनलीनेस से या स्पेसिफिक वैक्सीन से, कैसे भी, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। अब जब सब कुछ आपने अचीव कर लिया, चौथा आता है हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट। मतलब स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल की हवा, स्कूल की ज़मीन, स्कूल का फर्नीचर, स्कूल की वेंटिलेशन, स्कूल में लाइटिंग, सब हेल्थफुल होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ताकि बच्चे में जो हेल्थ है उसकी मेंटेन रहे। पांचवा, न्यूट्रिशनल सर्विसेज। जब ये सब कुछ देख लिया तो अब, क्योंकि न्यूट्रिशन, पोषण हमारी हेल्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट डिसाइड करता है, तो न्यूट्रिशन सर्विस भी स्कूल हेल्थ सर्विस में इंक्लूड होनी चाहिए। छठा, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर। सब कुछ होने के बाद भी स्कूल के बच्चों में इमरजेंसीज हो सकती हैं। ये देखा गया कि कुछ कॉमन इमरजेंसीज कॉमन हैं स्कूल के बच्चों में ज़्यादा। जो कॉमनली सीन इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसका ट्रीटमेंट स्कूल में होना चाहिए। फिर सातवां, मेंटल हेल्थ। हमने देखा कि बच्चे का ये जो समय है, इसमें बच्चे में इम्पॉर्टेंट मेंटल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो बच्चे को मेंटल हेल्थ सर्विस की ज़रूरत होती है। फिर डेंटल हेल्थ, क्योंकि हमने पीछे देखा जो कॉमन डिजीज़ बच्चों को अफेक्ट करती हैं उसमें डेंटल केरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए डेंटल हेल्थ, स्पेशली डेंटल डॉक्टर को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा। फिर है आई हेल्थ, क्योंकि ये भी देखा गया है कि आई की डिजीज, स्पेशली कमज़ोर आँखों जो कि चश्मे से बेटर हो सकती हैं, ज़्यादा प्रेवलेंट है स्कूल हेल्थ सर्विस में, और ये टाइम से पकड़ में आ जाए तो बच्चे की परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। फिर 10वें नंबर पे है, हमने ये सारी डिजीज़ कवर कर ली। 10वें नंबर पे हेल्थ एजुकेशन। भाई बच्चे को भी पता लगेगा कि मुझे क्या क्या हुआ था, फिर मुझे क्या क्या ट्रीटमेंट मिला, मैंने कौन कौन सी वैक्सीनेशन ली हैं, मुझे कैसे साफ़ सफाई रखनी है, मुझे कैसे क्या क्या करना है, क्या खाना है, क्या खाने के लिए ख़राब है। हेल्थ एजुकेशन। जब ये सब कुछ कर लिया तो 11वें नंबर पे आता है एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन। स्कूल हेल्थ सर्विस में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हैंडीकैप चिल्ड्रन को स्कूल आने जाने में सुविधा प्रदान कर सकें, बच्चे को एजुकेशन में हेल्प कर सकें। कुछ कॉन्ट्रैप्शन चाहिए हो सकती है, जैसे कि पैर में या देखने के अलग तरह के चश्मे या कोई भी हियरिंग एड्स, जिससे बच्चे पूरी तरह से एजुकेशन को ग्रैस्प कर सकें और जितना उनमें पोटेंशियल है उसको पूरा अचीव कर सकें। और 12वें नंबर पे, लास्ट नंबर पे है, ये सब कुछ जो आपने ऊपर किया है इसके रिकॉर्ड मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है कि आपने किस बच्चे का कब कब हेल्थ चेकअप हुआ है, क्या क्या वैक्सीन दी गई हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है,
इनका रिकॉर्ड भी उतना ही ज़रूरी है। अब हम इन सारे एस्पेक्ट्स को थोड़ी थोड़ी डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे कवर किए जा सकते हैं। पहला है हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड स्कूल पर्सनल। सो हेल्थ अप्रेजल मतलब हेल्थ चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का, टीचर्स का और स्कूल के स्टाफ का। ये कैसे किया जा सकता है? एक तो बच्चा जब स्कूल में एडमिशन ले या टीचर जब अपॉइंट हो या स्टाफ जब अपॉइंट हो तो उसका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो, जिसमें कि ज़रूरत पर इन्वेस्टिगेशंस भी हों, जैसे कि हीमोग्लोबिन, यूरिन वगैरह। उसके अलावा हर 4 साल में एक मेडिकल एग्जामिनेशन सबका होना चाहिए। उसके अलावा जो क्लास टीचर है वो ध्यान से हर बच्चे को रोज़ ऑब्जर्व कर सकता है कि इसमें कुछ चेंज तो नज़र नहीं आ रहा। और इसके अलावा जो क्लास टीचर है वो हर 3-3 महीने में क्वार्टरली बच्चों का वेट और हाइट ले सकते हैं। विजन टेस्ट वो ध्यान रख सकते हैं कि बच्चा बोर्ड पे ठीक से देख पा रहा है कि नहीं। अपनी इस आंखें खुली रख सकते हैं कि कोई बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको फटाफट जांच कराई जाए। इसके अलावा जो डेली मॉर्निंग इंस्पेक्शन होता है कि भैया ड्रेस ठीक से पहन के आए हैं कि नहीं, नाखून कटे हैं कि नहीं, ये तो देखते ही हैं। इस दौरान पता लगता है कि कोई बच्चे में कोई बीमारी के लक्षण तो नज़र नहीं आ रहे, बच्चा नॉर्मल से अलग तो नहीं है। और कुछ भी अगर नॉर्मल से अलग दिखता है क्लास टीचर को तो वो बच्चे को कंसर्न मेडिकल ऑफिसर के पास रेफर। अब है दूसरा एस्पेक्ट जो था रेमेडियल मेजर्स एंड फॉलोअप, मतलब कि ट्रीटमेंट और फॉलोअप। तो ट्रीटमेंट के लिए ये रिकमेंडेड है कि स्पेशल क्लिनिक्स होने चाहिए स्कूल बच्चों के लिए अलग। अगर वो रूरल एरिया है, गांव का एरिया है, तो जो प्राइमरी चिकित्सा केंद्र होते हैं PHCs वहाँ के, उनमें होना चाहिए अलग से स्कूल हेल्थ क्लिनिक। और अगर अर्बन एरिया है तो जो सरकारी डिस्पेंसरीज हैं उनमें होना चाहिए। प्राइवेट डिस्पेंसरीज में भी हो सकते हैं, NGO के डिस्पेंसरी में भी हो सकते हैं। तो डिस्पेंसरीज में स्कूल हेल्थ क्लिनिक अलग से होना चाहिए स्कूल के बच्चों के लिए। और इनमें स्पेशली डेंटल क्लिनिक होना चाहिए। ENT मतलब गला नाक और कान के भी स्पेशलिस्ट होने चाहिए। और आँखों के डॉक्टर होने चाहिए, क्योंकि ये वाले ही हमने पहले डिस्कस किया है, डिजीजेस बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है स्कूल के बच्चों में। और इन क्लिनिक का जो टाइमिंग है वो स्कूल में पता होना चाहिए। और बेटर होगा कि वो स्कूल के वॉल पे डिस्प्लेड हो, चिपका हो कि किस डेट को स्कूल हेल्थ क्लिनिक होता है और कौन कौन से दिन स्पेशल डेंटल, ENT या ऑफ्थेल्मोलॉजी क्लिनिक होता है। आइडियल तो ये होगा कि वो स्कूल हेल्थ क्लिनिक में कुछ बेड्स भी हों जो स्कूल के बच्चों के लिए ही रिजर्व्ड हों। बच्चों को ज़रूरत हो पड़े अगर कभी एडमिशन की तो वो बेड्स उनके लिए रिजर्व रखे जाएं। अगला एस्पेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसमें सबसे ऊपर आता है वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए बच्चों को, जो कि लोकल शेड्यूल जिस कंट्री में स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं उसके हिसाब से, जिस स्टेट में स्कूल हेल्थ सर्विस है उसके हिसाब से उस एज पे जो रिकमेंडेड है वो दी जानी चाहिए। और ज़रूरी है कि इस वैक्सीन का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए हर बच्चे के लिए, जो कि बच्चा जब स्कूल छोड़े तो अपने साथ ले जा सके। और उसके अलावा बाकी सब तो हैंड वॉशिंग और सैनिटेशन, बेसिक सैनिटेशन तो ये सब होता ही है फॉर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगला एस्पेक्ट है हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट, मतलब स्कूल का एनवायरनमेंट बच्चे के लिए हेल्दी होना चाहिए, ना कि उसकी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। तो क्या होता है स्कूल एनवायरनमेंट? स्कूल की बिल्डिंग, उसकी लोकेशन, उसकी साफ़ सफाई, ये होती है स्कूल की एनवायरनमेंट। तो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं हिंदुस्तान के लिए, वो हम नीचे एक एक करके लिस्ट करेंगे। सबसे पहले है लोकेशन, स्कूल कहाँ होना चाहिए। स्कूल की लोकेशन सेंट्रल शहर के बीच में होना चाहिए और उसमें अप्रोच रोड्स होनी चाहिए जिससे कि बच्चे आराम से और सेफली स्कूल पहुंच सके। और ये जो स्कूल की लोकेशन है ये फैक्ट्री, सिनेमा हॉल, ऑब्वियसली इन जगह जहाँ पे बहुत शोर मचता है इनसे दूर होना चाहिए। ये तो हो गई लोकेशन। फिर साइट जहाँ पे
स्कूल बनाया गया है। जिस जगह पे स्कूल बनाया गया है वो जगह थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए और प्रॉपरली ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा बारिश हो और शहर में अगर थोड़ी बहुत बाढ़ भी आए तो स्कूल बचा रहे। उसके अलावा 10 एकड़ एरिया बच्चे के स्कूल में प्लेग्राउंड होना चाहिए प्राइमरी स्कूल के लिए, हायर स्कूल के लिए, और 5 एकड़ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए एरिया होना चाहिए। उन जगहों में जहाँ पे बहुत कंजेशन है और इतना सारा एरिया प्रोवाइड स्कूल नहीं कर सकता है, पर स्कूल की ज़रूरत तो होती ही है, तो जो स्कूल के पास का पब्लिक पार्क है या कोई पब्लिक प्लेग्राउंड है वो स्कूल इस्तेमाल कर सकता है। स्कूल आवर्स में बच्चों को इस्तेमाल के लिए स्कूल ले सकता है। फिर है स्कूल का स्ट्रक्चर। तो जो स्कूल का स्ट्रक्चर है ये कहा जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के लिए सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। जैसे हमने ऊपर देखा कंजेस्टेड एरिया में हो सकता है कि नहीं पॉसिबल हो तो और सेफ्टी मेजर लेने चाहिए, लेकिन बेस्ट होगा कि सिंगल स्टोरी ही हो। और जो स्कूल की दीवारें हैं वो 10 इंच से पतली नहीं होनी चाहिए और ऐसे मटेरियल की बनी होनी चाहिए जो कि हीट रेजिस्टेंट हो, बाहर जो खूब गर्मी पड़ती रहे अंदर उसकी उतनी गर्मी ना आ पाए। फिर है क्लासरूम, जहाँ पे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। हर क्लासरूम से एक अटैच वरांडा होना चाहिए और क्लासरूम का साइज़ 40 स्टूडेंट से ज़्यादा एक क्लास में नहीं होने चाहिए। फिर क्लासरूम इतना बड़ा होना चाहिए कि हर बच्चे को मिनिमम 10 स्क्वायर फीट एरिया मिल जाए। तो ये है रिकमेंडेशन क्लासरूम के लिए। फिर है फर्नीचर कैसा होना चाहिए। एज ग्रुप के हिसाब से फर्नीचर होना चाहिए, लेकिन हर बच्चे को एक डेस्क और एक चेयर तो मिलना ही चाहिए। माइनस टाइप ऑफ डेस्क होने चाहिए। माइनस टाइप ऑफ डेस्क क्या चीज़ होती है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर बच्चा अपनी चेयर को डेस्क के नीचे खींच सकता है तो वो माइनस टाइप ऑफ डेस्क होती है। प्लस टाइप ऑफ डेस्क, जीरो टाइप ऑफ डेस्क और माइनस टाइप ऑफ डेस्क, मतलब कि अगर डेस्क और चेयर फिक्स्ड है, मतलब बच्चा उसको ऑल्टर नहीं कर सकता, आगे पीछे नहीं खींच सकता, तो वो माइनस पोजीशन में ही फिक्स होनी चाहिए। फिर है दीवारों का कलर कैसा होना चाहिए। दीवारों का कलर सफ़ेद होना चाहिए और बीच बीच में टाइम से दीवारों पे पुताई होनी चाहिए, जिससे कि ये जो सफ़ेद रंग है ये साफ रहे। फिर है लाइटिंग, रोशनी कैसी आनी चाहिए क्लास में। जो नेचुरल लाइट है, सूर्य की रोशनी है, वो सफिशेंटली क्लास के अंदर आनी चाहिए। बेस्ट होगा कि वो आपके लेफ़्ट साइड से, बाईं तरफ से क्लास में आए, लेकिन डेफिनेटली सामने से नहीं आनी चाहिए। फिर स्कूल में पीने का पानी, स्कूल में खुद पीने का पानी की अलग एक सोर्स होनी चाहिए, जिससे बच्चों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। ये वाटर सप्लाई कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए और टैप्स के द्वारा आनी चाहिए। इसके अलावा है ईटिंग फैसिलिटीज़। बच्चे जो खाना पीना खाते हैं ब्रेक में, स्कूल के बाद भी खाते हैं कई बार, तो वो खाना बेचने वाले जो स्कूल अथॉरिटी अप्रूव करती है कि हाँ ये ठीक है, सेफ़ है, साफ़ सुथरे हैं, सिर्फ उनको अलाउ होना चाहिए स्कूल में और उसके आसपास। और उसके अलावा कोई वेंडर्स स्कूल में आना अलाउड नहीं होना चाहिए। फिर आती है बात लैट्रिन की। तो यूरिनल्स और लैट्रिन्स होने चाहिए। कितने? हर 60 स्टूडेंट के लिए एक यूरिनल होना चाहिए और हर 100 स्टूडेंट के लिए एक लैट्रिन होनी चाहिए। और ये यूरिनल और लैट्रिन लड़के और लड़कियों के लिए अलग हो। अगला एस्पेक्ट है प्रॉपर न्यूट्रिशन, बच्चों का प्रॉपर पोषण। अगर बच्चे में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होगी, बच्चे का पोषण ठीक नहीं होगा, तो उसका दिमाग भी बहुत अच्छा नहीं चलेगा और वो पढ़ाई लिखाई का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो कौन कौन से न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन सी कमियां पाई गई हैं स्कूल चिल्ड्रन में इंडिया में, वो हैं प्रोटीन डिफिशिएंसी, विटामिन ए, विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम और आयरन डिफिशिएंसी। तो न्यूट्रिशन सर्विसेज में क्या रिकमेंडेशन है? स्कूल हेल्थ कमेटी ये कहती है कि स्कूल में बच्चों को एक नरिशिंग मील, एक पोषक आहार एक बार मिलना चाहिए। अगर बच्चा अफोर्ड कर सकता है
तो वो घर से पैक्ड लंच लेकर आएगा। नहीं तो जो स्कूलों में ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक मिड डे मील स्कूल को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हो। और ये जो मिड डे मील है, चाहे वो घर से पैक्ड लंच बच्चा लेके आए या कोई एनजीओ नॉन प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे सप्लाई करे, बच्चे की जो डेली रिक्वायरमेंट है, जो रोज़ की ज़रूरत है, उसकी 1/3 कैलोरी, 1/3 ऑफ डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट, और प्रोटीन रिक्वायरमेंट का आधा, हाफ ऑफ डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इस एक स्कूल लंच में मिलना चाहिए। इसी के अंतर्गत अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम लाया गया था, यूनिसेफ ने इंट्रोड्यूस किया था। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। इसमें स्कूल को फलों सब्जियों के बीज वगैरह, खाद वगैरह प्रोटीन प्रोवाइड की जाती थी, जिससे स्कूल खुद अपना एक किचन गार्डन बना सकें और उससे में उगाई हुई सब्जियों वगैरह से बच्चों का पोषण दे सके, एक मिड डे मील उसी को यूज़ कर सके। पर अब ये अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम अब कहीं नहीं चलता है। तो जैसे जो भी आपका न्यूट्रिशन सर्विस होगी, जैसे कि हमने पीछे बोला, स्पेशली आयरन डिफिशिएंसी को उसमें आपको टैकल करना है और आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करना है। अब पहले दिल्ली में था, अब पूरे भारत में आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है वीकली बेसिस पे अंडर आयरन प्लस इनिशिएटिव। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर। जो स्कूल में कोई अगर इमरजेंसी आ जाए या चोट लग जाए तो उसकी तैयारी भी स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एड देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे होती है, क्योंकि वो इमीडिएटली आसपास होते हैं सारे। इसलिए ये रेकमेंडेड है कि जब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एक टीचर के लिए, तो उसमें एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए फर्स्ट एड देने की। और इसके लिए ये पता होना ज़रूरी है कि कॉमन इमरजेंसीज कौन सी हैं जो स्कूल में पाई जाती हैं। तो क्योंकि हर एक इमरजेंसी की ट्रेनिंग तो एक टीचर को नहीं दी जा सकती, तो ये होते हैं माइनर मेजर एक्सीडेंट्स, फिर मेडिकल इमरजेंसीज जैसे कि उल्टी दस्त, पेट में दर्द, एपिलेप्टिक फिट्स, एपिलेप्सी या मिर्गी, और बेहोश होना। तो ये कुछ कॉमन इमरजेंसी है। इसके अलावा एस्थमा भी एक होती है, जिसके लिए एक टीचर को प्रिपेयर्ड होना चाहिए और स्कूल में इसे जीतने के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो किन किन इमरजेंसी से जूझने के लिए क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, ये रेगुलेशन दी है सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। तो स्कूल अगर इन रेगुलेशन को फॉलो करेगा तो उसके पास जो कॉमन इमरजेंसीज होती हैं स्कूल टाइम में, उससे डील करने के लिए फैसिलिटीज़ रहेंगी। अगला एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ बच्चों की। पीरियड्स के बीच में जो स्टडी पीरियड्स होते हैं, बच्चों को रिलैक्सेशन का थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, जिससे बच्चे मेंटली रिलैक्स हो सकें, इससे पहले वो अगला पीरियड का पढ़ना शुरू करें। बच्चों को आपस में उनकी गरीबी अमीरी या रेस, उनका धर्म और कौन बहुत क्लेवर है, कौन पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। हर एक बच्चे को बराबर इम्पोर्टेंस और इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि ये वो पीरियड है जब बच्चे भटक जाते हैं, क्राइम की राह पे चल पड़ते हैं, एडिक्शन शुरू हो सकती है, सोशल मैल एडजस्टमेंट हो सकती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो इस समय पे बच्चे को अटेंशन की और नॉन जजमेंटल अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए ये भी देखा गया है, ऐसा लगता है कि स्कूल ये रिकमेंडेड है कि स्कूल में वोकेशनल काउंसलर्स होने चाहिए और साइकोलॉजिस्ट। अगला एस्पेक्ट है डेंटल हेल्थ, क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम्स स्कूल के बच्चों में काफ़ी देखी गई है। और कॉमन डेंटल प्रॉब्लम तो बहुत सी हो सकती हैं। जो सबसे कॉमन है वो है डेंटल केरीज, मतलब दांत में कीड़ा लगना, और पेरीओडोंटल डिजीज़। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि साल में एक बार बच्चों का डेंटल एग्जामिनेशन होना चाहिए। जो थोड़े डेवलप्ड देश हैं वहाँ पे बच्चों का एग्जामिनेशन पहले डेंटल असिस्टेंट्स करते हैं और उसके बाद उनकी दी हुई फाइंडिंग्स के हिसाब से जो डेंटल डॉक्टर्स हैं वो फिर एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा बच्चों को डेली डेंटल हाइजीन के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। अगला एस्पेक्ट है आई हेल्थ सर्विसेज, आँख की जांच। क्योंकि रिफ्रैक्टरी
एरर्स, जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये इस उम्र में ही उभरते हैं। और इस उम्र में अगर इनकी करेक्शन ना की जाए तो बच्चे की जो अल्टीमेट ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी है उसमें ये हिंड्रेंस हो सकती है। तो इसलिए स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी आई चेकअप कराए कि बच्चे के रिफ्रैक्टिव एरर्स टाइमली डिटेक्ट हो जाए और करेक्ट हो जाए। इसके अलावा स्क्विंट डिटेक्ट होना चाहिए, एम्ब्लायोपिया, उसके अलावा डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रकोमा, क्योंकि ट्रकोमा अगर क्रॉनिक हो जाए तो काफ़ी नुकसान आँख को पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है। उसके अलावा पहचानना होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और वो है हेल्थ एजुकेशन। आपने जो ट्रीटमेंट कर दिया उससे तो बच्चा ठीक हो गया, लेकिन उसको आगे के लिए हेल्दी रखने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चा को खुद हेल्थ के बारे में नॉलेज हो, उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो, कि सिर्फ नॉलेज नहीं, वो नॉलेज को हम उसमें स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हाँ ये सही है, और प्रैक्टिस भी बदल जाए, वो चीज़ वो जो उसने सीखी है वो अपने रोज़मर्रा में करे भी। जैसे कहते हैं नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस सब पे फ़र्क पड़ना चाहिए, ऐसी हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए। और हेल्थ एजुकेशन लाइवली वे में होनी चाहिए, बहुत बोरिंग नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए? पर्सनल हाइजीन, जिसमें आता है स्किन केयर, दांतों की सफाई, पॉस्चर, सही पॉस्चर कैसा होता है, धूम्रपान के बारे में, उसके अलावा एनवायरनमेंट की हेल्थ के बारे में और एनवायरनमेंट की साफ़ सफाई के बारे में, फैमिली लाइफ, बच्चे को प्रिपेयर करना है आगे अपनी फैमिली और अपने बच्चे कैसे पालने हैं और फैमिली कैसे चलानी है, फैमिली में किस किस बात का ख्याल रखना है, इसके लिए। और ये हेल्थ एजुकेशन टीचर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कौन से टीचर प्रोवाइड करेगा ये स्कूल डिसाइड करता है, और हेल्थ एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पर रेस्ट करती है। अब एस्पेक्ट है अगला, एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। अब जो बच्चे का हैंडीकैप है, एक तो इम्पॉर्टेंट है कि टाइम पे डिटेक्ट हो जाए, ये भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा, उस हैंडीकैप बच्चे को भी ऐसे एजुकेट किया जाए, इस तरीके से एजुकेट किया जाए कि वो अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर सके, ताकि वो हैंडीकैप के बावजूद नॉर्मल लाइफ जी सके जितनी हो सकती है उतनी, इंडिपेंडेंट हो सके जितना हो सकता है, और एक समाज का एक ऐसा हिस्सा बने जिसका भरपूर योगदान हो समाज के डेवलपमेंट में। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा रिसोर्सेज कितनी हैं स्कूल के पास। बहुत एनजीओज़ उसके लिए काम करती हैं, उसके पास बहुत फंड्स हैं, तो वो उसको हैंडीकैप बच्चे को कॉन्ट्रैप्शन भी ला के दे सकते हैं, उसको स्पेशल एजुकेटर भी रख सकते हैं। सो ऑब्वियसली रिसोर्सेज कितनी है इस पर डिपेंड करता है, पर जो है उसको हैंडीकैप बच्चों की चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और हैंडीकैप बच्चों की पूरी एजुकेशन हो, फुल पोटेंशियल में पहुंच सके, इसके लिए इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का योगदान ही नहीं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब मिल के काम करेंगे तो ही हैंडीकैप बच्चों की फुल पोटेंशियल अचीव करने की काबिलियत बनेगी। और आखिरी एस्पेक्ट है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स। मतलब आपने जो भी सर्विसेज बच्चे को प्रोवाइड की है उसके रिकॉर्ड रखना, ये भी ज़रूरी है कि आपने रिकॉर्ड रखा हो। एक पूरा रिकॉर्ड हर बच्चे का होना चाहिए, जिसमें बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, उसके नीचे उसकी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम हुई हैं या पहले कभी स्कूल में एडमिशन के पहले हुई है वो उसकी हिस्ट्री, और जो बच्चे का क्लिनिकल एग्जामिनेशन हुआ है उसकी फाइंडिंग्स, और कोई अगर टेस्ट हुए हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हुए हैं, उसकी फाइंडिंग्स, और बच्चे को उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है इसकी एंट्री होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें एंट्री होनी चाहिए कि अगर कोई वैक्सीन दी गई है। अगला ये है कि स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स के क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं। एक तो हर बच्चे का पूरा हेल्थ इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी अगर वो ठीक से मेंटेन है। तो बच्चा जब स्कूल छोड़ के जाएगा हेल्थ रिकॉर्ड साथ लेके जाएगा, तो उसमें उसकी बाद में अगर कोई चीज़, कोई बीमारी उभर के आती है तो पहले की सारी हिस्ट्री ऑथेंटिक मिल जाएगी। दूसरा, रिसर्च मतलब आप जैसे सारे स्कूलों के हेल्थ रिकॉर्ड्स जो अच्छे से मेंटेन हैं एक एरिया के स्टडी करें, तो आप स्कूल हेल्थ चिल्ड्रन
वहाँ के स्कूल के बच्चों की बीमारियों के प्रोफाइल पता कर सकते हैं, जनरल हेल्थ उनकी पता कर सकते हैं, एक तरह की रिसर्च, मतलब उस वहाँ का, जिस पे आप फिर आगे स्कूल हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा यूज़ है इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। आपने पहले स्कूल हेल्थ प्रोफाइल बनाई कार्ड्स को स्टडी करके, फिर स्कूल हेल्थ सर्विसेज चलती रही, कुछ साल बाद 5 साल बाद फिर से आपने स्टडी किया तो कोई इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, जो बच्चे की मॉर्बिडिटी प्रोफाइल है वो चेंज हुई है कि नहीं हुई है, तो आप स्कूल हेल्थ सर्विसेज ठीक से चल रही हैं कि नहीं, बच्चों की हेल्थ बेटर हो रही है कि नहीं, इसको कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम या स्कूल हेल्थ सर्विस। और उसके अलावा ऑब्वियसली ये एक लिंक बनता है स्कूल, घर और कम्युनिटी में। बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल के डॉक्टर से मिलेगा, घर में कभी उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो वो एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी उसके पास हिस्ट्री की। और उसके अलावा बड़ा होके जब कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करेगा तब भी उसके पास ये रिकॉर्ड रहेगा। ये तो बात हो गई सारे एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज की, स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। अब यह है कि इसको चलाएगा कौन, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज को चलाएगा और इंश्योर करेगा कि ये स्मूथली चलें। तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी अच्छी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी। ये है उनके पेरेंट्स की, फिर उसके बाद उनके टीचर्स की, उसके बाद जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो नेतागण और ऑफिसर्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं उनकी, और फाइनली पूरी कम्युनिटी की। और इस वजह से पूरे स्कूल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग स्टेट में। ज़्यादातर ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ चलाता है या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चलाता है। तो जो स्कूल हेल्थ कमेटी 1961 में बनाई गई थी उसने क्या कहा था स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उसने यह कहा था कि स्कूल हेल्थ सर्विस जो है वो जनरल हेल्थ सर्विस ही प्रोवाइड करेगी, मतलब जो PHC सब सेंटर्स हम हैं वो ही स्कूल हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसमें एक होल टाइम मेडिकल ऑफिसर होगा और उसका स्टाफ होगा जो सिर्फ स्कूल हेल्थ सर्विसेज से डील करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि स्कूल हेल्थ कमेटीज बननी चाहिए हर लेवल पे, गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राज्य के लेवल पे और इवन नेशनल लेवल पे। क्योंकि ये कमेटी ये सब लोगों से मिलके बनती है, पेरेंट्स टीचर वगैरह से मिलके बनती है, तो ये इंश्योर करेंगे कि जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में जो डॉक्टर्स और स्टाफ हैं वो अपना काम करते रहें। उसके अलावा जो सप्लाईज आती है वो आती रहें, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो इनपुट है, तो ये लोग ये देखेंगे कि स्मूथली चलता रहे ये अगर कमेटी बनेगी। और इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की जहाँ जहाँ ज़रूरत है ये लोग इंश्योर करेंगे कि ऐसा हो। अब हम एक थोड़ी सी बात कर लेंगे जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम 2005 में रिन्यू हुआ है। 2005 तक जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज थी वो सिर्फ टोकन सर्विसेज थी, सिर्फ नाम की थी, ज़्यादा कुछ होता नहीं था। फिर 2005 में जब NRHM लॉन्च हुआ तब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को नया विगर दिया गया और स्कूल हेल्थ सर्विसेज इसका नाम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कर दिया गया। तो इस जो नया स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को खाली गाइडलाइन इशू करती है कि आप स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो चलाएंगे उसमें आप ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करें और कुछ सजेशन देते हैं। लेकिन बाकी जो स्टेट होती है, जो राज्य होते हैं, वो फ्री होते हैं कि अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने इनोवेशन से स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो जो गाइडलाइन देती है केंद्र सरकार वो होती है कि की सर्विसेज हैं कुछ वो ज़रूर होनी चाहिए स्कूल हेल्थ सर्विसेज में। वो की सर्विसेज वही है जो हमने एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज अभी डिस्कस किए हैं, जो कि 1961 की कमेटी ने सजेस्ट किए थे। फिर कुछ एक्टिविटीज़ सजेस्ट करती है सेंटर, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कि आप ये वाली एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। वो करें या कुछ और करें, वो राज्य सरकार फ्री है उसके लिए। जैसे कि स्कूल टीचर्स को ट्रेन कर दें और स्कूल टीचर्स के सुपरवाइजर्स को भी ट्रेन कर दें स्कूल हेल्थ सर्विसेज में जितना उनका रोल है डिलीवर करने में। फिर जो प्रोग्राम वो लॉन्च करें उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होती रहे। और ये भी सजेशन दिया है कि कोर मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाएं हर लेवल पे, अपने राज्य के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे।
और ये जो कोर मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं इनमें रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से होंगे? हेल्थ डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, उसके अलावा पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव, टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव और इवन स्टूडेंट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो कमेटीज बनेंगी ये ऐसे प्रोग्राम को स्मूथ रन कर पाएंगे और प्रोग्राम सस्टेनेबल रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज जुटा लेंगी। इसके अलावा ये इंश्योर करेंगी इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो अपने हिसाब से इन गाइडलाइंस को फॉलो करके और इन सजेशंस को फॉलो करके स्कूल हेल्थ सर्विसेज चला सकते हैं, लेकिन उसका स्टेटस, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इवैल्यूएशन और एक्सपीरियंस दैट इज लेसन्स लर्नड वो सेंटर को सबमिट करती है और सेंटर इन सबको कंपाइल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि सारे राज्य एक दूसरे से सीख सकें। जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की डिटेल है ये एक और लेक्चर में आपको बताई जाएंगी। जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ने एडमिनिस्ट्रेशन एनविसाज किया है वो उसी पे बेस्ड है जो 1961 की कमेटी ने कहा था और हमने पीछे भी डिस्कस किया था। और ये कहा है कि स्कूल हेल्थ कमेटी हर स्कूल में बननी चाहिए। हर स्कूल में स्कूल हेल्थ कमेटी होगी जिसमें प्रिंसिपल या हेड मिस्ट्रेस इसको बनाएंगे। इसके मेंबर कौन कौन होंगे? टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते होंगे अप टू 4 नंबर, मतलब 1, 2, 3 या 4। उनमें से एक स्कूल हेल्थ कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। फिर इस कमेटी में इसके अलावा होंगे हर क्लास से एक स्टूडेंट और कुछ सिलेक्टेड पेरेंट्स। तो ये जो स्कूल हेल्थ कमेटी होगी इसका काम होगा हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। फिर राज्यों को केंद्र सरकार ने ये भी एडवाइस किया है कि कोर मैनेजमेंट ग्रुप बनाएं हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, राज्य के लेवल पे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे, जिसमें कि मेंबर्स हों डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव और स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, ये कमेटी इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगी और सेंट्रल का जो रोल है, मतलब केंद्र सरकार का जो रोल है, वो सिर्फ इनके एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करने में रह जाएगा और सजेशंस जो देते हैं केंद्र सरकार को उस तक रह जाता है। जो सेंट्रल का रोल खाली इतना ही है। बाकी स्कूल सर्विसेज राज्य सरकारें खुद प्रोवाइड करेंगी अपने तरीके से।